नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। जिस सीरीज को आप देख रहे हैं उसका नाम है द हेल्थ शो। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी शरीर ही सबसे बड़ा धन है। हमारा शरीर स्वस्थ हो ये हम सभी की आकांक्षा होती है, लेकिन इस शरीर में कुछ व्याधियां, कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां भी होती हैं। आज हम जिस विषय को लेकर आपके साथ रूबरू हुए हैं वो विषय है हर्निया, और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं MS सर्जन डॉक्टर शुभम लिल्हारे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथ ही शुरुआत हम इस बातचीत की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए करेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और इस क्षेत्र में आपने क्या कुछ योग्यता हासिल की है, कहाँ पोस्टेड हैं? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी। मैं डॉक्टर शुभम लिल्हारे हूँ। मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालाघाट में। अभी अकेला ही पदस्थ हूँ। सीनियर सब रिटायर हो गए हैं तो डिपार्टमेंट मेरे ही पास है। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्धा मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है। साथ में मैंने लैप्रोस्कोपी की फेलोशिप और डायलिसिस एक्सेस, जिसे एवी फिस्टुला कहते हैं, इस रीजन में करने वाला मैं अकेला ही हूँ। व्यस्तता के चलते वो प्रोसीजर नहीं कर पाते, अन्यथा गवर्नमेंट सेगमेंट में हम लोग अपने तरफ से सर्जरी संबंधित सारी सेवाएं दे रहे हैं। जी, सर्जरी की अगर हम बात करें तो किस तरह की ज़्यादा परेशानियों वाले पेशेंट्स आपके पास आते हैं? देखिए, बालाघाट थोड़ा सा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में गिना जाता है, तो इस चक्कर से क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। इस वजह से एक बहुत कॉमन चीज़ देखी मैंने अपने कॉलेज में भी, इतने हर्निया नहीं देखे जितने मैंने यहाँ 7 साल की अपनी नौकरी में देखा है। हर्निया हर उम्र में देखा गया है, जो एजेड है उनमें भी, यंग में, एडल्ट्स में, इवन बच्चों में भी, जैसे कंजेनाइटल हर्निया, पैदाइशी हर्निया बोलते हैं, वो भी बहुत देखा गया। अभी हमने 5-6 दिन पहले ही 70 बच्चों को, जो कि लेस देन 14 ईयर्स थे, उनका RBSK के थ्रू 70 पेशेंट्स को ऑपरेट करके हमने दिया था। इसमें जबलपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम भी आई हुई थी हमारे सहयोग करने के लिए, और इस प्रकार से कैंप हर साल ही होते हैं। तो हर्निया इज मेजर कम्युनिटी प्रॉब्लम सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। जी, हर्निया की आपने बात कही, तो हर्निया मुख्यतः होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कोई व्यक्ति कि वो हर्निया से ग्रसित हो रहा है? देखिए, हर्निया का ऐसा है कि इसके तो कोई कारण नहीं होना भी एक कारण है, पैदाइशी हर्निया होना भी एक कारण है, ज़्यादा वजन भार उठाने वाले लोग जो काम करते हैं, लेबर सिचुएशन के जो लोग होते हैं, वो भी एक कारण है। इसके मल्टीपल कारण है। इसके अलावा कोई पेट का ऑपरेशन होना, उससे भी हो सकता है। उसके अलावा प्रोस्टेट बढ़ जाता है, पेशाब में जोर लगाना पड़ता है, या ट्यूबरकुलोसिस, बहुत खांसी, क्रॉनिक कफ की वजह से जो है, उस वजह से भी है ना। तो कारण मल्टीपल है, पर प्रोसीजर सेम है सभी चीज़ों का। अब बच्चों में ऐसा कंजेनाइटल हर्निया इस चक्कर से हो रहा है क्योंकि जो अंडकोश है अपना, वो पेट में डेवलप होता है, और फिर बाद में समय के साथ चूंकि उसे शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है अपने को, इस चक्कर से भगवान ने उसको शरीर के बाहर बनाया। तो जब ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड जब शरीर के बाहर आता है, तो वो जिस रास्ते से बाहर आता है उसमें गैप रह जाने की वजह से, या जिस थैली से वो आता है वो थैली बंद नहीं हो पाती, उस चक्कर से कंजेनाइटल हर्निया या बच्चों का हर्निया हो जाता है। अब वैसी स्थिति में क्या होता है, माँ बाप सोचते हैं कि बड़ा बच्चा होगा, उम्र ज़्यादा होगी तब करा जाएगा, पर हम लोग किड्स हुआ मोर देन 10 kg ऑफ वेट, किड्स जो कि 18 महीने के, उस एज से हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि अंडकोश की वायबिलिटी, उसको एक्टिव रहने या उसके ग्रोथ के लिए वो सही एज है ऑपरेशन करने की। अक्सर लोग यहाँ अवेयरनेस के नहीं होने की वजह से थोड़ा लेट ऑपरेट कराते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बालाघाट में हर्निया के पेशेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर बच्चों में भी ये परेशानी देखने को मिल रही है। इसी तरह एक बीमारी और इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, वो है पेट में अल्सर का फट जाना। जी जी। ये किस तरह होता है और क्या मुख्य कारण आपको समझ में आता है इसमें? देखिए, इसका टेक्निकल टर्म जो है परफोरेशन पेरिटोनाइटिस है। इसका मोटा मोटा अर्थ ये है कि आपके पेट में अल्सर फट जाने का मतलब है छेद हो जाना, या फिर आंतों में छेद हो जाना। इसके भी बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। अब जैसे कि बहुत सारा दर्द निवारक खा लेना, या शराब बहुत ज़्यादा पी लेना, या तो फिर एंटरिक कॉजेज़ होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाना, पर हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है दर्द निवारक और शराब। खूब ज़्यादा दिन भर लेबर क्लास काम करते हैं, फिर हाथ पैर दुखते हैं तो शराब भी पी लेते हैं और दर्द निवारक खाते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली डाइक्लोफेनाक या पैरासिटामोल। तो उस चक्कर से उन्हें क्या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप होने के बाद पेट में अल्सर हो जाते हैं, पर लेबर क्लास ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। इस चक्कर से वो ब्लीडिंग को भी अवॉइड करता है, पेट दर्द को भी अवॉइड करता है, साथ में पेंटॉप खाने लगता है।
पर एक बार अल्सर डेवलप होके वो डीपन अप होता है और एक दिन थ्रू एंड थ्रू जो है परफोरेट हो जाता है, दैट इज परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, 50-50% उसके रिजल्ट्स हैं, 50% विल सर्वाइव, 50% विल डाई। ऑल दो सही सिचुएशन, अभी हेल्थ सेक्टर इतना डेवलप हो गया है कि अभी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, हार्डली भी सी पेशेंट हु डाई। पर ड्रेडफुल डिजीज़ है, ये भी एक बहुत कॉमन है क्योंकि वर्क स्टेटा ऐसा है हमारे जिले में। पेट में अल्सर पड़ जाना, जैसा कि आपने बताया कि एक जागरूकता के अभाव में ये बीमारी बढ़ती जा रही है लोगों में, या लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं इसके लक्षणों को। इसके उपचार की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो किस तरह से एज अ सर्जन आप इसे उपचार करते हैं? इसके उपचार का ऐसा है कि सिंपल एक्सरे से इसका डायग्नोसिस हो जाता है कि सिंपल एक्सरे में पता चल जाता है परफोरेशन हुआ है। उसके बाद उसको जो आरटी फोलीज वगैरह करना है, एक रेगुलर उसको हेमोडायनेमिकली स्टेबल करना होता है और स्ट्रेट में एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी के लिए लेते हैं। जो भी रिपोर्ट हो, डाई हार्ट सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी करना है, पेट खोलना है, छेद को ढूंढना है, छेद को बंद करना है, ड्रेन डालना है और पेशेंट को 5-6 डेज तक के वेट करना होता है कि पेट की सिचुएशन कैसी है। और अभी तक हमने जिला अस्पताल में भी किया है और प्राइवेट सेक्टर में भी मेरे कलीग्स लोग करते हैं, तो वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। 80% तक सर्वाइवल अपने ज़िले में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी की आपने महारत हासिल की है, तो ये कैसी प्रक्रिया होती है? क्योंकि पहले ये माना जाता था कि ऑपरेशन करना एक जटिलता भरी प्रक्रिया है, लेकिन ये किस तरह आसान बनाता है इस पूरे प्रक्रिया को? देखिए, लैप्रोस्कोपी की टेक्निकली तो आसान नहीं है, उसको एक्सपर्टीज और प्रैक्टिस लगता होता है। पर उससे क्या होता है कि चीरा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटे चीरे होते हैं, तो दर्द कम होता है, जल्दी पेशेंट ठीक होता है। और पर इसके मुकाबले थोड़ी महंगी सर्जरी है, क्योंकि उसमें बहुत मतलब जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बहुत महंगा है, जो इंडिया में नहीं बनता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन महंगा होने की वजह से, एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होने से टेक्निकली डिमांडिंग है, पर रिजल्ट पोस्ट ऑप में अच्छे हैं। मतलब मॉर्बिडिटी मतलब पेशेंट कितना तकलीफ में, कितने दिनों तक ऑपरेशन के बाद स्थिति को सह रहा है, दैट इज मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी को कम करता होता है, इसलिए लैप्रोस्कोपी का एडवांटेज है। प्राइवेट सेक्टर में लैप्रोस्कोपी महंगी होती है। अभी 15-20 दिन हुए हैं, जिला अस्पताल को भी लैप्रोस्कोपी सेट जो है इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से, तो वो भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू करेंगे जैसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन की सारी अवेलेबिलिटी हो जाए। पर लेप्रोस्कोपी का अच्छा ऑप्शन है, पर उसकी लिमिटेशन है। हर बीमारी में लेप्रोस्कोपी नहीं, जैसे परफोरेशन की हमने बात किया, तो कम ही लेस देन 5% टाइप ऑफ परफोरेशन पेरिटोनाइटिस क्लिनिकली जो हम लोग असेस करते हैं, उसको ही आप लेप्रोस्कोपिकली डील कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ओपन ही करना होता है। तो लेप्रोस्कोपी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं और टाइम टेकिंग है, मतलब सर्जिकल टाइम ज़्यादा है। ऐसा देश, ऐसा जिला जहाँ पर इतना पेशेंट लोड है, उसको सर्जिकल टाइम भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि लैप्रोस्कोपी में अरेंजमेंट, टाइमिंग और ड्यूरेशन, ये तीनों चीज़ों को देखते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अदरवाइज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और अब नेक्स्ट स्टेप यही है हमारे देश में कि अब लैप्रोस्कोपी जो है प्रिवेलेंट हो जाए पूरी तरीके से। जी, आजकल का जो दौर है, भाग दौड़ भरा दौर है और ऐसे में लोगों का खान पान, उनका जीवनचर्या जो है वो बिल्कुल बिखरी हुई सी है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये कितना दोषी है इन सारी बीमारियों के पीछे? देखिए, इसमें तो मल्टीपल स्टडीज़ हैं, मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं, मल्टीपल लोग बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। ऑल आई अंडरस्टैंड इज़ कि जो लाइफस्टाइल है, यू हैव लेसर वेट, यू हैव लेसर प्रॉब्लम। मेरा तो ऐसे ही मानना है, जितना वज़न आपका कम होगा उतना आपको ज़िंदगी में परेशानी कम होगी, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांच की सर्जिकल हो, ऑर्थोपेडिशियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो। वज़न कम रखिए, लाइफ को इजी करिए। मैं तो मोटा मोटा इसको इतना ही समझना बेहतर समझता हूँ। जी, अल्सर की बात हम कर रहे थे, तो ये भी एक सामान्य जनमानस में मिथ है कि अल्सर से कैंसर डेवलप हो सकता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर कुछ अल्सर्स हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वरना हम लोग जिस डिस्कशन पॉइंट पे है परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, वो कभी कैंसर में चेंज नहीं होता है। हाँ, पेट में कैंसर है, वो परफोरेट हो जाए तो परफोरेशन पेरिटोनाइटिस हो जाता है, ये है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस प्रकार की हमारे जिले में देखी गई है। जी, सर्जरी की बात करें डॉक्टर साहब हम, तो आपने बहुत जटिल सर्जरी की है जिला अस्पताल में भी। जी, तो आपकी याद में कुछ आता हो इस वक्त, कोई ऐसा अनुभव जब आपने बहुत क्रिटिकल कोई सर्जरी की हो?
मैं तब, ये शायद 2018 की बात है, मैं नया नया ही नौकरी पे था, तो रात को 3 बजे इमरजेंसी कॉल आया कि एक महिला जो है, काफ़ी दूर दराज आदिवासी क्षेत्र की महिला थी वो, उनका असॉल्ट की वजह से उनके घर में लूटपाट हुई, तो उनका गला काट दिया गया था। ट्रेकियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं उसे, श्वास की नली कट गई थी। तो उसको मैंने रिपेयर किया था, और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे पास 2 बकरी है, एक मैं आपको ज़रूर दूंगी। मैंने ली नहीं, उन्होंने दी भी नहीं, पर बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब एक जो डॉक्टर है वो उतना ही खुश होता होगा शायद जितना एक टीचर अपने विद्यार्थी को बढ़ता हुआ देखता है जब डॉक्टर का कोई ऑपरेशन सफल हो जाता है इस तरह का। तो ये एक जो प्रक्रिया आपने कहा कि आपने जो गले की नली कटी हुई थी उसका ऑपरेशन किया सफलतापूर्वक, ऐसे ही एक हाल ही में मामला सामने आया था जब एक जंगली भैंसे के सींग किसी व्यक्ति के पेट में चले गए थे और आपने बहुत ही क्रिटिकल वो ऑपरेशन किया था और बहुत चर्चाओं में भी वो बना रहा। ये कैसा अनुभव था? वो तो टाइमिंग वॉज लकी। वो पेशेंट मैं ओटी के लिए घुस ही रहा था और पेशेंट अराइव किया, तो फिर मैंने जो रेगुलर प्लान सर्जरी उसको रोक के फिर उसे ले लिया था। ही वॉज जस्ट लकी विद टाइम एंड अनलकी विद द एनिमल, ऐसा हो गया था। बाकी हमने उसको पूरा प्रयत्न किया था, और उसका जो लार्ज डिसेंडिंग कोलॉन है वो 3 जगह से थ्रू एंड थ्रू कटा हुआ था, तो उसको भी रिपेयर करके अपने तरफ से पूरा प्रयत्न किया उसको। और अक्सर जिला अस्पताल में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, और जितना फिजिबल होता है उतना हम लोग प्रयत्न करते हैं अपनी तरफ से कि कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। सर्जरी के लिए कितना कुछ एक मनोयोग भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों का भी जो तनाव है काम का या अन्य दूसरे तनावों की अगर हम बात करें, इसके अलावा एक सर्जन को अपनी सर्जरी से पहले अपने आप में क्या कुछ तैयार करना होता है? देखिए, कितने ही साल का एक्सपीरियंस हो जाए, एवरी केस इज़ अ न्यू केस, और हर बार वैसे ही लगता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैनेज होगा कि नहीं होगा। एब्डोमेन पेंडोरा बॉक्स कहते हैं, खोलने के बाद ही पता चलता है कि सिचुएशन क्या है और कैसे हैंडल करना है। एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, पर डर हमेशा ही रहता है। सर्जरी ब्रांच ही ऐसी तपस्या है, करते चलो बस, अब ये वक्त ही बताएगा कि आप कितने सफल होते हैं। सर्जरी में बहुत सारे जो आम जनमानस है वो ये भी सोचता है जब वो किसी बीमारी से पीड़ित होता है, खासकर स्पाइन की अगर हम बात करें, तो जब उसके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ तकलीफ होती है तो वो ये समझ नहीं पाता उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है या न्यूरोसर्जन के पास जाना है, तो ये कैसे फिल्टर कर पाएं? इसमें फिल्टर करने का कोई इश्यू नहीं है। बोथ द स्पेशलिटीज मेड भी ऑर्थोपेडिशियन और न्यूरोसर्जन दोनों ही इसको डील करते हैं। दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने अनुभव के हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। दोनों ही अच्छे हैं इस मैटर में। सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कितना है, पर्सनल इंटरेस्ट कितना है उस फील्ड को लेके, उस पर डिपेंड करता है। आप दोनों को ही कंसल्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी, हमारे दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर बीमारियों के बढ़ने की वजह उन बीमारियों की उपेक्षा करना है, एक नेग्लिजेंसी बहुत बड़ा कारक है। डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए, नेग्लिजेंसी जो सर्जिकल फील्ड के मामले में तो मैं कहूँगा कि एक्सेप्ट नहीं करना कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, ये एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी सेगमेंट में जाके आपको दिखाएंगे तो आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा। इग्नोरेंस तो आउट ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन में होता है। बाकी एक्सेप्ट नहीं कर पाना या डर जाना कि सर्जरी करना, सर्जरी एकदम क्विक रिलीफ है, मेडिसिन जैसा नहीं है। सर्जरी किया और प्रॉब्लम सॉल्व, तो बहुत अच्छा मोडालिटी है इसमें। बिल्कुल सही बात कही आपने। वेट नहीं करना है आपको। बहुत सारे लोग दवाइयों पर ये सोचकर चलते रहते हैं कि फिलहाल आराम मिल रहा है, बाद में देखेंगे, और वो फिर बीमारी एक बड़ा रूप ले लेती है। तो ऐसे में तमाम दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि जब भी आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई दें कि आपके शरीर को डॉक्टर की दरकार है, तो तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी हमारे स्टूडियो में हैं। तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी सेहत को चुस्त दुरुस्त रखें, खासकर हड्डियों की बात करें, और सर्जरी से बचने की अगर हम बात करें तो किस तरह से वो अपनी सेहत का ख्याल रखें? मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है, लेस वेट लेस प्रॉब्लम। वेट सब चीज़ का सोल्यूशन है। वेट कम होगा तो आपको बहुत एज तक के 80 ईयर्स तक की आपको दिक्कतें कम आएंगी। रही बात सर्जरी की, तो बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। ड्रामेटिक और क्विक रिलीफ देती है सर्जरी। अगर ब्रांच है, उसका सोल्यूशन है, तो गो फॉर इट। सहते रहने से कोई उसका लाभ आपको होने वाला नहीं है। जो सर्जिकली ठीक हो सकती है उसकी दवाई नहीं है, जो दवाई से ठीक हो सकती है उसकी सर्जरी नहीं है। तो इस बात को मन में बैठा लीजिए, जल्दी कदम उठाइए। खासकर मैं छोटे बच्चों के लिए कहता हूँ,
15, 18, 19, 20 साल के बच्चे हो जाते हैं। लोग इस डर से कि बच्चा छोटा है, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, इस चक्कर में एक अंडकोश खराब हो जाता है उसका, जो उसको बाद में जब उसका रिप्रोडक्टिव एज आएगा, शादी के बाद बच्चे पैदा करने में फिर दिक्कत होती है। सही समय पे सही ऑपरेशन कराइए। सभी हेल्थ सेक्टर के, हेल्थ डिपार्टमेंट के हर सेगमेंट, हर सेक्टर पे आपको एकदम सही सलाह दी जा रही है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रयत्न बस करना है, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आजकल तो इतना एडवांस हो गया है और इतनी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है कि काम आपका हो ही जाता है। गवर्नमेंट यहाँ नहीं तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अभी भी आपको करवा के दे रही है, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं, बस टाइमिंग आपको सही पकड़नी है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, जिला चिकित्सालय में आप पोस्टेड हैं, बहुत सारे ग्रामीण अंचलों से लोग आपके पास आते हैं। जी। तो उनसे भी जो हेल्थ फैसिलिटी सरकार दे रही है, उन्हें उपयोग करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट सेगमेंट जो है वो काफ़ी लोड को बेयर करता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर का लोड देखेंगे तो आप जानेंगे वैक्सीनेशन से लेके हर एक महिला तक के हेल्थ डिपार्टमेंट की पहुंच है, अवेयरनेस दी जा रही है, आदमी पहुंचाया जा रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही है। थोड़ा सा कंप्लायंस पब्लिक या पॉपुलेशन का खराब होने की वजह से हेल्थ सेक्टर जो है फेल होता है। हालांकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर को अपलॉड करता हूँ हमेशा कि बहुत मेजर जो लोड है, सिर्फ इलाज करना, सिर्फ ऑपरेशन करना ही सब कुछ नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है क्योर करने के मुकाबले, उस पे हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर है और कमेंडेबल जॉब कर रही है गवर्नमेंट। और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है 25% जो हेल्थ सेगमेंट का जो लोड है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है, वरना 75% का हेफ्टी लोड जो है गवर्नमेंट उठा रही है। और वो भले ही नोटिफाई नहीं होता है, अपलॉड नहीं होता है या पहचाना नहीं जाता, पर गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू मच फॉर द पॉपुलेशन। जो खासकर जब इतना पॉपुलेशन, इतना लोड है जी, सेक्टर या गवर्नमेंट सेगमेंट, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन को ले पाए, तो भी हेल्थ डिपार्टमेंट हर एक महिला, हर एक बच्चे तक पहुंच रखती है आज भी। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। हमने डॉक्टर साहब से विभिन्न विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा की। आप तमाम दर्शकों से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि आप जिस बीमारी के विषय में इस चैनल के माध्यम से द हेल्थ शो में उसका उपचार और उस विषय पर बात सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इतनी अच्छी बातें हमसे साझा की, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है एमएस सर्जन डॉक्टर शुभम लिल्हारे। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, देखने के लिए देखते रहिए थर्ड आई न्यूज बालाघाट की विशेष पेशकश द हेल्थ शो। दीजिए इजाजत, नमस्कार।